हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा, आपका फिर से स्वागत करती हूँ पॉलिटिकल साइंस की इस ऑनलाइन क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संघ व्यवस्था की। भारतीय संघीय व्यवस्था के पार्ट 1 में हमने देखा था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक व्यवस्था से प्रमुख अंतर उसके क्या होते हैं और भारतीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था को किस प्रकार से अपनाया गया है, कौन कौन सी भारतीय व्यवस्था में संघीय या संघात्मक लक्षण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है। वो सब हमने पार्ट 1 में देखा था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण और शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। इस भाग में हम इसी टॉपिक पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण कौन कौन से, और कई बार इसी विषय के ऊपर कई प्रकार के विवादास्पद या मतभेद उभर करके संविधान शास्त्रियों के मध्य आए हैं, जिसके ऊपर विभिन्न संविधान शास्त्रियों ने ये कहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में इतने सारे एकात्मक लक्षण हैं कि इसको अर्ध संघीय व्यवस्था कहा जाना चाहिए, न कि संघात्मक व्यवस्था। तो आइए चलते हैं कि ऐसे कौन से विशेष तत्व हैं, विशेष लक्षण हैं जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को एकात्मकता की ओर झुकाते हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव उसका दिखाते हैं, हमें दर्शाते हैं। और कुछ ऐसी भारतीय संविधान के अंतर्गत और भारतीय संविधान के बाहर के ऐसे लक्षण हैं जो कि भारतीय संविधान को, भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मकता का पुट दे देते हैं। हालांकि एकात्मकता का जो पुट दिया गया है वो भारतीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए और भारतीय संघ को मजबूत रखने के लिए दिया गया है। और संघात्मक लक्षणों को इतने पुरजोर, संघात्मक लक्षण इतने सशक्त है भारतीय संविधान में कि ये मूलतः संघात्मक संविधान है। लेकिन इसमें जो अखंडता और सुरक्षा की बात थी, जो आज़ादी के बाद जिन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा, उन समस्याओं को देखते हुए भारतीय संघात्मक व्यवस्था इस दृष्टि में विलक्षण है कि जो अमेरिका का संघात्मक मॉडल है उसको हूबहू हमने नहीं अपनाया, बल्कि भारतीय संविधान में विविधता की रक्षा के लिए हमने जो विविधता की रक्षा और मजबूती के लिए हमने जो संघात्मक लक्षण अपनाए, उनके साथ साथ कुछ एकात्मकता का पुट भी हमने दिया ताकि हमारे देश की एकता अखंडता सुरक्षित बनी रहे। तो आइए चलते हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण कौन से हैं। हम दो तरीके से इन लक्षणों को देखेंगे। एक तो भारतीय संविधान में उपस्थित एकात्मक तत्व और दूसरा है भारत के संविधान के बाहर उपस्थित ऐसे एकात्मक तत्व जो संविधान का अंग तो नहीं है, संविधान में तो उनका वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय राज्य व्यवस्था के वो प्रमुख प्रावधान है जिनकी वजह से भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम संविधान में उपस्थित एकात्मक तत्व। इन्हीं एकात्मक तत्वों की वजह से बहुत सारे संविधान जो निर्माता थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था भारतीय संघवाद के ऊपर कि इन तत्वों की वजह से भारतीय संघात्मकता की हत्या कर दी गई है, भारतीय संघ पूरी तरह से संघ नहीं है। तो आइए चलते हैं कौन सी वजह थी, कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये आक्षेप लगाए गए। तो चलते हैं संविधान में उपस्थित एकात्मक तत्वों की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता अपनाई गई है। अगर अमेरिकी मॉडल को देखा जाए संघवाद को, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक तो राष्ट्रीय नागरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमें कोई व्यक्ति या अमेरिका का जो नागरिक है वो निवास करता है। लेकिन भारत में, चूँकि हम जानते हैं कि भारत में इकहरी नागरिकता है, कोई भी नागरिक अपने राज्य का अलग से नागरिक नहीं है। प्रत्येक भारतीय को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है। हालांकि ये बात ऐसा कहा जा सकता है, कई जो संघवादी, कट्टर संघवादी विचारक हैं, उनके द्वारा ये कहा जा सकता है कि ये संघवाद के विरुद्ध है, लेकिन भारत में जो एकता है उसको बनाए रखने की दृष्टि से इसे ज़रूरी समझा गया और
प्रोफेसर के.वी. राव के शब्दों में हम कह सकते हैं कि संघ राज्यों की सबसे बड़ी कसौटी ये है कि एक इकाई के रूप में राज्य के अपने नागरिक हैं या नहीं, जिन पर अनन्य रूप से राज्य के कानून लागू होते हैं। इस दृष्टि से हमारे राज्य इंग्लैंड के स्वायत्त शासी राज्यों से अच्छी हालत में नहीं है। हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है। इस दृष्टि से हमारी इकाइयों का दर्जा अमेरिका की इकाइयों के स्तर से अलग ज़रूर है, लेकिन इससे ये तय नहीं होता कि भारत में संघीय तत्व मौजूद नहीं है। दूसरा, अगर हम देखें कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में किया गया है। हालांकि केंद्र और राज्यों के बीच में संविधान के द्वारा बंटवारा किया गया है 3 सूचियों के द्वारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन शक्तियों का बंटवारा अगर देखा जाए तो वो इस तरह से दिखाई देता है कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां दी गई है, संख्या में भी और प्रकृति में भी। संविधान के द्वारा महत्वपूर्ण जितने भी विषय हैं वो संघ सूची में रखे गए हैं। संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं जिनके ऊपर केवल संसद ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। इन पर केंद्रीय संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु यदि दोनों के बनाए हुए कानूनों में कोई गतिरोध है या विरोध उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कानून ही मान्य होता है और राज्यों के द्वारा जो निर्मित कानून है वो निरस्त माना जाता है। जहाँ तक राज्य सूची का संबंध है तो इस पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं जिनमें संसद भी इन विषयों पर कानून बना सकती है। इन तीन सूचियों से अलग अवशिष्ट शक्तियां भी हैं जो केंद्र को प्राप्त है, न कि राज्यों को। संविधान सभा में अनेक सदस्यों के द्वारा ये बात व्यक्त की गई थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ केंद्र को प्रदान कर दिया है। संविधान निर्माताओं ने देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की अनिवार्यता अनुभव की थी। के.एम. मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि तथ्य ये है कि भारत के महान दिन वे थे जबकि देश में शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति थी और सबसे बुरे दिन वे थे जबकि केंद्र को प्रांतों की शक्ति द्वारा कमजोर किया जा रहा था और उसकी अवज्ञा हो रही थी। संविधान निर्माता ये जानते थे कि आज विश्व में केंद्रीकृत सरकारों के निर्माण की प्रवृत्ति है और भारत में भी संघ को शक्तिशाली बनने से रोकना अनुचित होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा था कि मैं सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के पक्ष में हूँ। इस तरह से भारतीय संविधान ने एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र का निर्माण किया है जो कि संघवाद का जो प्रमुख लक्षण है शक्तियों के बंटवारे वाला, उसमें एकात्मकता का पुट ले आता है। तीसरी जो विशेषता है जो एकात्मक शासन की विशेषता होती है वह है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, जो कि भारत में अपनाया गया है। अक्सर संघ प्रणाली में राज्यों के अलग संविधान होते हैं, लेकिन भारत में संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों का संविधान भी उसी में शामिल है। राज्यों के लिए अलग से किसी भी प्रकार के संविधान का प्रावधान नहीं है। भारतीय संघ की इकाइयों को अमेरिका के राज्यों और स्विस कैंटनों की भांति अलग से संविधान के निर्माण का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला जो केंद्रीय प्रवृत्ति वाली विशेषता है या एकात्मक लक्षण दर्शाती है भारतीय संविधान में, वह है केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि राज्य अनश्वर नहीं है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संघ में इकाई राज्यों की सीमा में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिला करके कोई नया राज्य बना दे और किसी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर सकती है संसद। राज्य की सीमाओं और उनके नाम बदल सकती है संसद। इनके लिए हालांकि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विचार मालूम करना उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों की सीमाओं में अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है। अगली जो एकात्मक लक्षण वाली विशेषता वो है एकीकृत न्याय व्यवस्था।
संघ प्रणाली में संघ और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था जरूरी होती है, जैसे कि अमेरिका के संविधान में है। भारतीय संघ में अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर न्याय व्यवस्था को एकीकृत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप में होता है, यानी सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है और राज्यों के न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं और राज्यों के न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वो मानने ही होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली विशेषता, संकट काल में एकात्मक शासन। ये जो विशेषताएं बताई गई थी, एकात्मक विशेषताएं, वो विशेषताएं और अधिक एकात्मक शासन में बदल जाती है जब देश में संकट काल लागू होता है या आपातकाल लागू होता है। आपातकाल राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा लगा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों के ऊपर कानून बनाने और राज्यों पर सभी प्रकार के प्रशासनिक नियंत्रण करने का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है और इसके अंतर्गत सभी राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था सुचारू रूप से न चलने पर उस पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। वैधानिक संकट के समय राज्यपाल केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में शासन चलाता है और उस समय संसद उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। इस तरह से संकट काल में राज्य स्वायत्तता प्राप्त इकाइयां न रह करके एक तरह से एकात्मक राज्य के अंग की तरह से हो जाते हैं। अगली विशेषता है महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत व्यवस्था भारत में की गई है। अधिकांश संघ राज्यों में अगर हम देखें तो दोहरा कानून होता है, दोहरी न्याय व्यवस्था होती है, दोहरी उच्च सेवाएं होती हैं, दोहरी लेखा परीक्षण होती हैं, लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए जरूरी है, एकरूपता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस सेवाओं की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इन सेवाओं के सदस्य राज्यों के मुख्य प्रशासनिक पद पर नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाएं भी स्थापित की जा सकती है। यानी ये सेवाएं पूरी तरह से संघ सरकार के अधीन होती हैं, लेकिन राज्यों में भी इन सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं वो काम करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का आयोजन, जो कि एक केंद्रीय सेवा है, होता है, किंतु ये संघ के साथ साथ राज्यों के व्यय का लेखा और लेखा परीक्षा का कार्य भी संपन्न करती है। यानी ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पूरी तरह से संघ सरकार के अधीन होता है, लेकिन राज्यों में भी इनका अधिकार क्षेत्र होता है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयोग संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों को भी संपन्न कराता है। तो इस तरह से हम देखें कि अखिल भारतीय सेवाएं, नियंत्रक, लेखा महापरीक्षक, निर्वाचन आयोग जैसी जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो एकीकृत रूप से भारत में पाई जाती हैं। राज्यों के लिए अलग से इन सेवाओं का या इन व्यवस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है। अब देखते हैं राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और राज्यपाल के द्वारा इस तरह से केंद्रीय सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियंत्रण रहता है। यानी राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकती है। राज्यपाल को नियुक्त करे जाने की ये जो विधि है वो संघात्मक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। वह केंद्र और राज्यों के प्रति निष्ठा में पारस्परिक विरोध की स्थिति में केंद्र को ही प्रसन्न रखना चाहेगा और इस तरह से राज्यों के हितों का बलिदान वो कर देता है। तो ये जो लक्षण है वो भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मकता का पुट दे देता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो राज्य केंद्र पर निर्भर है। आर्थिक दृष्टि से जो वित्तीय
संबंध है केंद्र और राज्य का, तो वित्तीय संसाधनों पर अधिकतर जो वित्तीय संसाधन हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और राज्य आर्थिक दृष्टि से दुर्बल स्थिति में होते हैं और केंद्र पर उनकी निर्भरता होती है। केंद्र के द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं, ऋण दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर एक तरह से पूरी तरह से छाया रहता है। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर न होने के कारण राज्यों की स्वायत्तता एक तरह से नाम मात्र की रह जाती है। अगली विशेषता है एकात्मकता की, वह है राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता। विश्व के अन्य संघों में प्राय उच्च सदन में चाहे जितने भी छोटे बड़े राज्य हों, उनकी जनसंख्या कितनी भी हो, सबको समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे कि अमेरिका में वहाँ की जो उच्च सदन है सीनेट, वहाँ पर प्रत्येक राज्य के 2 सदस्य चुने जाते हैं, भले ही उनकी जनसंख्या या आकार कितना भी हो। लेकिन भारत में राज्यों को राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है और ये एकात्मकता का लक्षण दर्शाता है, न कि संघात्मकता का, क्योंकि संघात्मक में ये जो राज्यों का सदन है वो सभी राज्यों का बराबरी का हक देना चाहिए। अगली विशेषता है राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कई बार सुरक्षित किया जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर वीटो का पावर भी रखता है। हालांकि राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बनता है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही वो कानून बनते हैं और राष्ट्रपति चाहे तो उनको वीटो भी कर सकता है। अगली विशेषता वो है सुपरिवर्तनशील संविधान। एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सकता है और संवैधानिक और साधारण कानून में अंतर नहीं किया जाता। भारतीय संविधान में भी देखा जाए तो ऐसे अनेक अनुच्छेद हैं जिनका संशोधन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो कुछ मामलों में कुछ विषयों को लेकर के संशोधन की ये सुपरिवर्तनशीलता भारतीय संविधान को एकात्मकता का पुट दे देती है। अब है केंद्र द्वारा राज्यों में मतभेद निवारण। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है तो उनका निपटारा करने के लिए संघ की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण होती है। केंद्रीय सरकार के पास कई समन्वयकारी शक्तियां होती है। केंद्र सरकार ही वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय और क्षेत्रीय परिषदों का गठन करती है। क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र राज्य सरकारों की भूमिका को नियंत्रित करती है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करता है। तो इन क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से राज्यों के मतभेदों का निवारण और राज्यों के व्यवहार को नियंत्रण करने का काम संघ सरकार कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। इस सूची में के जो विषय हैं उनके ऊपर राज्यों को काफ़ी अधिकार दिए जाने के बावजूद भी केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार हमेशा बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची के कुछ जो विषय हैं उनको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो संसद उसके ऊपर कानून बना सकती है। इसका मतलब यह है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और राज्यों की विधायिका संबंधी शक्तियां हैं उनको कम किया जा सकता है। अब हम देखते हैं संविधान से बाहर उपस्थित एकात्मक लक्षण, क्योंकि किसी भी राज्य व्यवस्था में कोई भी राज्य व्यवस्था गतिशील व्यवस्था होती है और धीरे धीरे कुछ ऐसे लक्षण प्रवेश कर जाते हैं जो कि उस व्यवस्था का प्रमुख अंग बन जाते हैं। विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से, विभिन्न संसदीय कानूनों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तत्व उपस्थित हो जाते हैं जो उस राज्य व्यवस्था का प्रमुख लक्षण दर्शाने लग जाते हैं। तो इसी तरह से संविधान के बाहर भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक लक्षण उपस्थित करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का करिश्माती व्यक्तित्व। भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और जो
व्यक्तित्व है वो करिश्माती और प्रभावशाली रहा है। बहुत सारे मामलों में हम देख सकते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री ने भारत को राजनीतिक स्थिरता और एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। उसके बाद में इंदिरा गांधी को देखें हम, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें हम, तो इस तरह से जो करिश्माती व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का, जो देश विदेश में भारत का मजबूत प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था में भी एक मजबूत आवाज़ बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अधिक मजबूती के साथ उभरती है और राज्यों की शक्तियां स्वतः ही उसी अनुपात में कम होती जाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम योजना आयोग। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के बारे में संविधान में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं है। इसका गठन संसद के द्वारा ही एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था 15 मार्च 1950 में। हालांकि योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग बना दिया गया है। योजना आयोग जो काम करता था वो ये था कि पूरे देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना और उन योजनाओं को लागू करने की दिशा में प्रयास करना, ये योजना आयोग का काम था। और इस क्षेत्र में योजना आयोग को पूरे देश में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी और उसी महत्व के कारण उसे देश का आर्थिक मंत्रिमंडल भी कहा जाता था। हालांकि अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है और एक तरह से नीति आयोग को सहकारी संघवाद की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जहां योजना आयोग पूरी तरह से केंद्रीय संस्था था। अब नीति आयोग में सहकारी संघवाद का पुट देते हुए राज्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका देने का अवसर दिया गया है। इसी तरह से एक और संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद, जो योजना आयोग के द्वारा निर्मित जो योजनाएं थी उनको लागू करवाने का, उनको लागू करने के लिए उनके मसौदों को पारित करने का काम करती थी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद को जो अधिकार प्राप्त थे नीति आयोग के बनने के बाद में, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं, उस गवर्निंग काउंसिल को राष्ट्रीय विकास परिषद की शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई है। इस एक बड़े फेरबदल के बाद में हम देख सकते हैं कि राज्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो एकात्मकता से संघात्मकता की ओर ले जाने वाला एक लक्षण दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय संविधान में मौजूद और भारतीय संविधान के बाहर मौजूद एकात्मक लक्षण जो केंद्र को शक्तिशाली भूमिका प्रदान करते हैं, एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधता को समेटने के साथ साथ, विविधता को संरक्षित करने के साथ साथ एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ये कुछ एकात्मकता वाले लक्षण भारतीय संघवाद में जोड़े, जिसकी वजह से यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संघवाद एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघवाद है। इसी को लेकर के हम अगला पार्ट प्रस्तुत करेंगे, पार्ट 3, जिसमें हम भारतीय संघ के स्वरूप पर चर्चा करेंगे और विभिन्न संविधान शास्त्रियों के मध्य इसको लेकर के जो विवाद हैं, विवादास्पद विषय हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और संघीय व्यवस्था का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए